ठंडी हवाएं उसके वजूद को चीर रही थीं। अजीमा की आंखों से बहते हुए आंसू रुक चुके थे। सुरमई आंखें अब आंसुओं से सूख चुकी थीं। उसके लंबे घने बाल हवा के लहराने से बिखर रहे थे। उसकी चादर पता नहीं कहाँ गिर चुकी थी कि इस वक्त उसके वजूद पर सिर्फ वो काले कपड़े ही थे, जहाँ जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। खुद को बचाते बचाते वो यहाँ आ पहुंची थी, पर अब आगे कहाँ जाती? अजीमा ने एक नज़र नीचे डाली। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी हुई थी। यहाँ से आगे बस नीचे गहरी खाई थी। एक कदम भी आगे बढ़ती तो वो सीधा नीचे जाकर गिर जाती। जान से मार डालो इसको। इस लायक नहीं है कि इसको अपने घर में रखा जाए। बदकिरदार है ये। ऐसी गुनाहगार औरतों के लिए सख्त सजा है। वो कांप कर रह गई थी। आवाज किसी घोड़े की जैसी लगी थी। वो पलट भी नहीं सकी। ऊपर वाले, प्लीज मुझे बचा ले। दोनों हाथों से अपने चक्कर खाते हुए सर को पकड़कर अजीमा ने खुद को संभालना चाहा। पेट के नीचे हिस्से में एक टीस उठी थी। इस पहाड़ की चोटी पर वो अकेली नहीं थी। उसके वजूद में पलने वाली वो नन्ही सी जान भी थी। वो प्रेग्नेंट थी, पर खुश होने के बजाय वो अपनी जान देने के लिए यहाँ आ खड़ी थी। तभी उसके पीछे आहट महसूस हुई। घबराकर उसने रुख मोड़ा तो वो दुश्मन सामने खड़ा हुआ था। हमेशा की तरह संजीदा सफेद रंग की शलवार कमीज, जिसके ऊपर काली रंग की शॉल ओढ़े, वो बहुत डरावना लग रहा था। पर उसकी काली आंखों में हमेशा से ज्यादा सख्ती थी। हसन, आप आ गए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आप मेरा यकीन करिए ना। उसका हाथ धीरे से आगे बढ़ाकर उसने मिन्नत की थी। इस 28 साल के गबरू मर्द ने कुछ कदम और बढ़ाए। अब उसके और अजीमा के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ। अपने दोनों हाथ धीरे से अजीमा के कंधों पर रखते हुए हसन के होठों से ये बात निकली। उस पल अजीमा को लगा उसकी सारी मुश्किल खत्म हो गई है। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैलने लगी। लेकिन अगले ही सेकंड हसन ने पूरी ताकत से उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। वो मसीहा के रूप में नहीं, बल्कि कातिल निकला था। अजीमा के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो एक झटके से उठ बैठी थी। वो किसी खाई में नहीं गिर रही थी, बल्कि वो अपने कमरे में मौजूद थी, अपने बेड पर। ये जालिम सपना हमेशा की तरह आज फिर उसे दिखाई दे गया था। उसने कांपते हाथों से अपने दिल को पकड़ा। धड़कन इतनी तेज थी कि मानो अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। आज फिर वही सपना। आखिर ये सपना कब मेरा पीछा छोड़ेगा? गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसका कमरा सुकून से भरा था। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी फैली हुई थी, पर अजीमा की आंखों में आंसू थे। उसने अपने होठों की सिसकी को रोकते हुए रुख मोड़ा तो बगल में 1 साल की मासूम सी आरजू बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे पर दुख का कोई साया भी नहीं था। वो सुकून की नींद में थी। अजीमा ने गहरी सांस छोड़ी। तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगी आरज़ू। ये मेरा तुमसे वादा है। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, वो सब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगी। धीरे से बेटी के बालों में हाथ फेरकर, जैसा जीमा ने खुद से वादा किया था, तो फिर से उसकी आंखें भीग गईं। उसके वजूद में दर्द उठ रहा था। ये सपना हमेशा उसे तोड़ देता था, पर शुक्र था कि ये सिर्फ एक सपना था। वह उन सब लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी जो कातिल थे, जो उसे खत्म करना चाहते थे। और उनके बीच वो एक गबरू मर्द, हसन। उसके नाम पर ही उसका हलक कड़वा हो गया। वो इंसान जिसने उसको अपने कब्जे में लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो अपने बच्चे की भी हिफाजत नहीं कर सका। अजीमा ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रखा। वो मंजर याद नहीं करना चाहती थी। तभी वो चौंक गई। उसके दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। इस वक्त कौन आ गया? घबराकर वो उठ खड़ी हुई। घड़ी में देखा तो रात के 2 बजे थे। डर की एक लहर उसके वजूद में दौड़ गई। इस नए घर में आए उसे कुछ महीने ही हुए थे। हर कुछ महीने में उसे मकान बदलना पड़ता था। ये नया घर, जिसमें नीचे मदीहा आंटी रहती थी और ऊपर की मंजिल के 2 कमरे
अजीमा ने किराए पर लिए थे। उसका पता तो किसी के पास नहीं था। तो फिर इस वक्त मेरे दरवाजे पर कौन आया है? अपने धड़कते दिल को संभालती वो दरवाजे तक आई थी। नीचे से एक ही बड़ा दरवाजा था, जहां से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर उसके हिस्से में आया जाता था। आने वाला वहीं से आया था, मगर रात के इस पहर उसको अंदर आने किसने दिया? शायद आने वाला चाबी अपने साथ ही लेकर आया था। अजीमा की हथेली में पसीना उतरने लगा। कौन है? दरवाजे के पास खड़े होकर उसने धीमे लहजे में सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूछा, कौन है? अजीमा ने फिर पूछा। अपनी शॉल को सीने से कसकर उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की थी, जबकि बाहर बिल्कुल खामोशी थी। और अगले ही पल अजीमा का चेहरा डर से लाल पड़ गया। दरवाजे के लॉक में बाहर से चाबी घुमाने की आवाज आ रही थी। अगले लम्हे क्लिक की आवाज के साथ लॉक खुल गया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। कोई अंदर दाखिल हो रहा था। लंबा कद, काले रंग की जैकेट के ऊपर शर्ट पहने। दिसंबर की सख्त कड़कती हुई ठंड के बावजूद उसने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उसकी काली आंखें अजीमा पर जमी हुई थीं। वो 2 कदम और पीछे हटी। हाँ, हसन, आप? हाँ, मैं। क्या लगा था तुम्हें? खुद को तुम मुझसे छुपा लोगी? तुम दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में चली जाओ, तब भी हसन तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा। मैं अपनी मलकियत इतनी आसानी से किसी और के हवाले नहीं करता। वो मजबूत कदमों से चलता हुआ अंदर आया, पर लहजा हमेशा की तरह वही था, जहर उगलता हुआ और खतरनाक। अजीमा की सांसें थमने लगीं। उसने देखा, हसन ने दरवाजा मामूली सी पिन से खोल लिया था। उसे ताले तोड़ने के हर तरीके आते थे। एक नज़र पलटकर उसने अपने बेडरूम की ओर देखा, जहां आरजू गहरी नींद में थी। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अब मेरे और आपके बीच है ही क्या, जो आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? वो कड़वी हो गई थी। ना मालूम उसके अंदर ये इतनी हिम्मत कैसे आई मुझसे सवाल करने की। बताता हूँ, क्या जल्दी है? हसन ने बहुत तसल्ली से दरवाज़ा लॉक किया। अजीमा ने बेचैनी से दाएं बाएं देखा। आज उसे बचाने वाला कोई नहीं था। हसन से बचाने वाला उसे कोई भी नहीं मिला था। यहाँ से जाइए, मेरी यहाँ एक इज्जत है। मैं अकेली रहती हूँ। रात के इस पहर किसी मर्द का मेरे घर में आना ठीक नहीं। वो फिर कड़वी हो गई। हसन ने मुड़कर उसे देखा। तो तुम बता देना कि हमारा रिश्ता क्या है? क्यों नहीं बता सकती? या शायद तुमने हमारे रिश्ते को कभी अपनाया ही नहीं? वो 2 कदम चलते हुए उसके बेहद पास आ गया। अजीमा पलटकर भागना चाहती थी, पर पीछे दीवार थी। वो दीवार से लग चुकी थी। अंधेरे में उसकी घबराहट बढ़ गई। अब वो पूरी तरह उसके घेरे में थी। उसने दोनों हाथ दीवार पर रखते हुए अजीमा की तरफ झुककर भारी सांस उसके चेहरे पर छोड़ी। हसन, प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं और कोई तमाशा झेल नहीं सकती। मैं आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर निकल आई हूँ, और अब मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। वो टूटी हुई आवाज में बोली। हसन ने खामोशी से उसका चेहरा देखा। छत से लटकते छोटे लैंप की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। अजीमा ने सफेद रंग का सलवार कमीज पहन रखा था। काली शॉल उसके कंधों से खिसककर नीचे गिरने ही वाली थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे। तुम्हारे बाल आज भी उतने ही खूबसूरत हैं जितने पहले थे। धीरे से झुककर उसने बालों की एक लट को छुआ तो वो सिमटकर पीछे हटी। अपने हाथ मुझसे दूर रखिए, मैंने कहा ना। यहाँ से जाइए। उसने दोनों हथेलियों से हसन को धक्का देकर हटाने की कोशिश की, और यही बात हसन को गुस्सा दिला गई। तभी एक झटके में उसने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। अजीमा उसके मजबूत कब्जे में आ गई। उसका दिल धड़कने ही भूल गया। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चीजों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जिस दिन तुम घर से भागकर आई थी, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम मेरी बीवी हो। मैंने अभी तक हमारा रिश्ता खत्म नहीं किया। तो बताओ, फिर किस हक से तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? वो उसके कान के पास झुककर गुर्राया। उसके लहजे, कड़वाहट, गुस्सा और जहर सब उसकी आवाज में था। अजीमा को अपना आपा जलता हुआ लगा। उसकी आंखों से आंसू टूटकर गिरे। बच्चा?
आपका बच्चा, वही बच्चा जिसे आपने खुद अपनाने से मना कर दिया था। ये मत कहिए कि मैं घर से भागी नहीं थी, मुझे आपके घर वालों ने निकाला था। तब तो आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। दिया है कि आपने मुझे, ये बच्चा आपका नहीं है, ये सिर्फ मेरी औलाद है। मेरा जिस्म मेरे खून से बना है, मैंने उसे पाला है। और आपने उसके लिए क्या किया था? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे पर अपना हक जताना बंद कर दीजिए। अजीमा एकदम बिखर गई थी। उसकी आंखों में डर उतर आया, कहीं हसन आरजू को उससे छीन कर न ले जाए। इसी डर ने उसके वजूद को अंदर तक हिला दिया था। हसन के होठों पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। वो उसके चेहरे के बेहद करीब झुका। अजीमा को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैं बताऊं, इस बच्चे में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? और तुम मेरी क्या लगती हो? लगता है कि पुरानी सब बातें भूल गई हो। अभी याद दिलाता हूँ। उसकी आवाज में वही कड़वाहट थी, वही जहर जिससे अजीमा हमेशा डरती थी। वो सुन पड़ गई। दूर हटिए, मुझे ऊपर वाले के लिए छोड़ दीजिए। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर हसन उसकी बाहें जकड़कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। एक झटके में उसने अजीमा को दीवार से लगे सोफे पर गिरा दिया, उसकी शॉल उतारकर दूर फेंक दी। काफी बातें भूल गई हो तुम, पर मुझे सब याद दिलाना आता है। वो गुर्राया। मैंने आपसे कहा है कि मुझे हाथ मत लगाइए। प्लीज मेरी जिंदगी एक बार फिर बर्बाद मत कीजिए। अजीमा फूट फूट कर रो पड़ी। हसन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोफे के पास बैठा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर बोला, मैं सजा देने वाला हूँ, माफ करने वाला नहीं। मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर घर छोड़कर भाग गई थी। तुम्हें लगा था कि तुम कहीं भी छिप जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। हसन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे भागने वालों का अंजाम क्या होता है। अजीमा की धड़कन रुक सी गई। वो बदला लेने आया था और वो जानती थी हसन अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है। अब वो भी तो उसकी नज़र में दुश्मन थी। उसके लिए अब सिर्फ उसका वजूद ही दागदार होने वाला था। उसे हसन का हर जुल्म, हर वार खामोशी से सहना था। उसकी पकड़ को अपने पास महसूस करते हुए अजीमा फिर रो पड़ी, लेकिन उसके आंसुओं की किसी को परवाह नहीं थी। हसन नाम के इस आदमी से वो 4 साल पहले मिली थी। वो उसकी खाला का बेटा था। खाला भी वो जिसका अजीमा ने कभी चेहरा भी नहीं देखा था। उसने अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखा था। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, उसे कुछ पता नहीं था। उसने तो बस अनाथ आश्रम में आँख खोली थी और अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ बड़े होते होते इस एक मेहरबान फैमिली ने गोद ले लिया। वो गरीब जरूर थे, मगर उन्होंने अजीमा की पढ़ाई और उसकी परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अपना सारा सामान रख लिया है तुमने। अजीमा गुमसुम सी दीवार से टेक लगाए हुए बैठी थी। जब कमरे में महरीन आंटी आई, अजीमा ने आंसू भरी निगाह उठाकर उन्हें देखा। क्या मेरा जाना जरूरी है? मैं अब 18 साल की हो गई हूँ। अब मुझे तो मम्मी पापा की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो मुझे लेने क्यों आ रहे हैं? उसकी आवाज में डर था। तभी उसकी महरीन आंटी ने प्यार से गले लगाया। हमने तुम्हें अनाथ आश्रम से गोद लिया था, लेकिन अजीमा, तुम्हारी असल पहचान, तुम्हारा असल खानदान, इतने सालों में उन्होंने हमसे कांटेक्ट कर ही लिया। वो बहुत अमीर खानदान से हैं। सुना है बहुत बड़ी हवेली है इनकी। तुम राज करोगी वहां पर। हम लोग तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? 2 कमरों का मकान, पर तुम वहां अपने रिश्तेदारों में खुश रहोगी। उसने मुंह मोड़ लिया। उम्र के 18 बरस में खूबसूरती इस पर टूट के बरसी थी। पता नहीं वो मुझे लेने क्यों आ रहे हैं। वो धड़कते दिल के साथ अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। आधे घंटे बाद वो लोग पहुंच गए थे, जो बहुत ही खूबसूरत और अमीर औरत थी। सुरमई आंखों वाली औरत। तुम्हारी आंख तो बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। उसने और तुम्हारे पापा ने पसंद की शादी की थी। हमारे खानदान के उसूल सख्त थे, वरना तुम्हारे बाप के घर वालों ने ना ही तो तुम्हारी माँ को कबूल किया था और ना ही तुम्हारे नाना ने तुम्हारे पापा को कबूल किया। उसके बाद नतीजा ये निकला कि तुम्हारी पैदाइश के बस 1 साल बाद कार हादसे में जब उनकी डेथ हुई, तो कोई भी तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। तो मजबूरन
तुम्हें अनाथ आश्रम की दहलीज पर छोड़ना पड़ा जब इतने साल गुजर चुके हैं और तुम जवान हो चुकी हो, तो मेरा दिल नहीं मानता कि तुम गैरों के घर पर रहो। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वो उसकी खाला थी। वो उन्हें देखकर रह गई। हाथों में पहनी सोने की चूड़ियां और कानों के सोने के झुमकों से अंदाजा हो रहा था कि पैसों के तौर से बहुत ज्यादा मजबूत है। बाहर इनकी बड़ी सी बहुत शानदार सी गाड़ी खड़ी थी। वो इसलिए खामोशी से बाहर निकल आई और अजीमा को जब अंदाजा हुआ कि वो अकेली नहीं आई थी, उनके साथ उनका बेटा भी आया था। 27 से 28 साल का, संजीदगी से ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो बहुत हैंडसम था। अजीमा उसे देखे बगैर रुक नहीं सकी और उसको भी महसूस हुआ था कि उसकी आंखों ने अजीमा को देखा था। उसकी खाला पूरे रास्ते उसकी मम्मी पापा से जुड़ी हुई बातें बताती रही थी। वो अपने साथ एक एल्बम भी लाई थी, जिस एल्बम से उन्होंने बहुत सारी फोटोज अजीमा को दिखाई थी कि तुम्हारी माँ मेरे साथ कांटेक्ट में रहती थी। ये सारी तस्वीर उसने ही मुझे भेजी थी, मगर शायद उसकी उम्र इतनी ही थी। खाला उदास हो गई। अजीमा ने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। जिन मम्मी पापा को उसने देखा ही नहीं था, तो उनके लिए उसके दिल में जज्बा कैसे बढ़ता। उसका दिल तो हमेशा से वीरान ही रहा था, तो अभी भी वीरान था। गाड़ी एक खूबसूरत हवेली के सामने रुकी तो अजीमा का दिल धक से रह गया। इतने अमीर खानदान से इसका ताल्लुक था। खाला इसका हाथ थामकर अंदर ले आई थी। ये मेरा घर है, तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हारी ददियाल वाले तो अभी भी तुम्हें कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो हूं ना। वो उसे मोहब्बत से कहते हुए अंदर ले आई थी। खाला का एक ही बेटा था, हसन, और 3 बेटियां थीं। क्या घर में कोई फंक्शन है? ये पहला सवाल था जब अजीमा ने घर में जाते ही करा था। उसकी खाला हंस दी। हाँ, आज हसन के रिसेप्शन का फंक्शन है। कल हसन की शादी हुई थी। उन्होंने कहने के साथ ही एक इशारा किया। अजीमा ने मुंह मोड़कर देखा तो कमरे से एक सजी सवरी लड़की निकल रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अजीमा ने देखा, उसके आते देखकर हसन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। ये हसन की बीवी है, खाला ने उसको बताया था। अजीमा के चेहरे की तरफ देखती रही कि इस कदर खुशकिस्मत थी वो अपनों के बीच बड़ा होना और फिर मन चाहे इंसान को हासिल करना। हसन अपनी बीवी की तरफ चला गया था। दोनों की पसंद की शादी है। खाला ने एक बार फिर से उसको बताया। वो सर झुकाकर रह गई थी। तुम ऐसा करो कि अपने कमरे में चले जाओ, मैं नाहिद के हाथ तुम्हारे कपड़े भिजवाती हूँ। खाला ने उसको नया हुक्म दिया था। वो खामोशी से उठकर खड़ी हुई। एक बात अजीब थी, खाला उसको अपनी हवेली में तो लेकर आई थी, पर उन्होंने उसको लिपटा कर अपने साथ एक बार भी प्यार नहीं किया था। पता नहीं ये कैसा प्यार था जो इतने ज्यादा सालों के बाद जागा है। वो खामोशी से पलटकर अपने कमरे में चली आई। सवाल करने की पोजीशन में तो वो वैसे भी नहीं थी। ये कमरा शानदार था। हवेली के बाहर कमरे की तरफ वो पैर समेटकर सोफे पर बैठी रही। जब एक मॉडर्न सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। मम्मी ने ये ड्रेस तुम्हारे लिए भेजा है। वैसे ये मैंने खरीदा था, पर मुझे इसका कलर कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसा करो, तुम पहन लो। यूं भी तुम जहाँ से उठकर आई हो, तुम्हें तो कुछ भी दे दिया जाए तो खुशी से पहन लोगी, है ना? नाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर उसकी आंखें अजीमा ने झुरझुरी सी ली। पता नहीं कि उसको यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खतरे की घंटी लगातार अंदर बजे जा रही थी। वो खामोशी से उठकर खड़ी हुई। आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं ही अजीमा हूँ, आपकी खाला की बेटी? अनाथ आश्रम में तो कहीं कई बच्चे छोड़े जाते हैं। उसने अपना अंदेशा जुबान पे ले आया था। नाहिद हंसने लगी। तुम्हें किसी ने ऐसे अनाथ आश्रम में नहीं फेंका था बहन, बल्कि पूरा रिकॉर्ड करके उनके हवाले किया गया था कि हम इस बच्ची की परवरिश नहीं कर सकते, इसको पाल लो। ऐसा मुझे मम्मी ने बताया है। अब तुम ज्यादा मेरा सर मत खाओ। हम यहाँ पर तुम्हें कत्ल करने या किसी बड़ी प्लानिंग के तहत तो नहीं लाए। मम्मी को तुम पर रहम आ गया था, इसलिए लेकर आई हैं। नाहिद ने उसको जी भर के शर्मिंदा कर दिया। वो लाल पड़ गई और एक शब्द भी बोले बिना वो बेड पर पड़ा ड्रेस उठाकर वॉशरूम में चली गई।
रिसेप्शन का फंक्शन शानदार था। किसी शहजादे और शहजादी की तरह हसन और महक एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले जिस वक्त अंदर दाखिल हुए थे, सबकी निगाहें उन पर जमी हुई थीं। उनकी निगाहों में अजीमा की सुरमई निगाहें भी थीं। हल्के मस्टर्ड कलर का खूबसूरत ड्रेस पहनकर उसको यकीन नहीं आया कि वही है। कमरे में मौजूद कुछ चीज़ों से उसने अपना थोड़ा बहुत मेकअप किया। अरे अजीमा, तुम तो पहचानी ही नहीं जा रही। खाला ने उसके पास आते ही उसको प्यार से कहा। वो शर्माकर रह गई। फंक्शन खत्म हुआ तो वो थककर चूर हो गई थी। फिर इरादा बस यही था कि अपने कमरे में जाकर सो जाए। वैसे भी उन अजनबी लोगों की मौजूदगी में वो इजी महसूस नहीं कर रही थी। एक काम करो, सारे मेहमान चले गए हैं, मैं ज़्यादा थक गई हूँ। नौकर भी सारे अपने अपने कमरों में चले गए। तुम ये दूध का गिलास महक को दे आओ। खाला अचानक से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। वो चौंक गई, पर उसको इनकार करना ठीक नहीं लगा। ये दूध का सिर्फ एक गिलास है, कमरे में हसन भाई भी तो हैं। वो झिझक कर बोली। खाला ने उसकी तरफ देखा। हसन दूध नहीं पीता है, अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जाओ, दूध लेकर जाओ। उनके अंदाज में एक अजीब सी झुंझुनाहट थी। वो बिना कुछ कहे दूध का गिलास लिए कमरे की तरफ मुड़ गई। नए शादीशुदा जोड़े का दरवाजा रात के इस पहर बजाना उसको ठीक नहीं लग रहा था, पर वो मजबूर थी। दरवाजा हसन ने खोला। उसको अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर एक पल के लिए वो हैरान रह गया। अजीमा ने निगाहें चुराई। वो ये दूध मैं महक भाभी के लिए लाई हूँ, वो मुश्किल से बोली थी। अभी तक उसने चेंज भी नहीं किया था, इसलिए में एक अजनबी इंसान के सामने खड़े होना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हसन ने एक तरफ होकर उसको रास्ता दिया और महक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। अजीमा ने दूध का गिलास उसके सामने रखा और उल्टे कदमों पलटकर बाहर निकल आई थी। पता नहीं मुझे यहाँ पर कब तक रहना है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कंबल सीने तक ओढ़ कर लेटे वो चुपचाप छत को घूरने लगी थी। कुछ था जो अंदर ही अंदर उसको परेशान कर रहा था। खाला का बेटा कितना हैंडसम है। क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मर्द आएगा जो मुझे इतना चाहे। अनजाने में ही वो पर वाले से शिकायत करने लगी। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख उसके कानों में पड़ी। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। चीखों की आवाज जब बढ़ती जा रही थी, बाहर भगदड़ सी मचने लगी। वो घबराकर दरवाजा खोलकर बाहर निकली। महक की तबीयत खराब हो गई। वो तड़प रही है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। नाहिद ने चिल्लाकर किसी को खबर दी थी। अजीमा को अपने कदमों के तले से जमीन सरकती हुई महसूस हुई। नौकरानी, खाला और उनकी बेटियां, हर कोई भागता हुआ हसन और महक के कमरे की तरफ जा रहे थे। वो ऐसे ही बेजान कदमों से अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही। अचानक से ही वो सारी भीड़ बाहर निकली। हसन उन सबके बीच में था, दोनों बाजू में महक को उठाए हुए। वो बदहवास होकर भागता नजर आ रहा था और तभी अजीमा की निगाह महक पर पड़ी। उसको ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया। उसका वजूद नीला पड़ रहा था, मुंह से झाग निकल रहे थे, आंखें उल्टी हो गई थी। उसको जहर दिया गया। उसने क्या खाया है? खाला ने अचानक से चिल्लाकर कहा। आपकी भांजी इसके लिए दूध का गिलास लेकर आई थी कमरे में, उसको पीते ही उसकी ये हालत हो गई। हसन ने एकदम जवाब दिया था। वो फौरन फोन पर किसी डॉक्टर का नंबर डायल करने लगा था। उसकी सुर्ख आंखें उसके अंदर के गुस्से को दिखा रही थीं और अजीमा की सांस सूख गई। दूध का गिलास तो उसने ही महक को दिया था, पर ये सब कुछ क्या हो गया? मैं तो आप सबसे पहले ही कह रही थी, मत लाइए इसको। अनाथ आश्रम में पली हुई लड़की को अपने घर पर देखा, आते ही नजर लगा दी इसने। ना जाने क्या मिलाकर दिया है दूध में भाभी को। हसन भाई से खुद शादी करना चाहती होगी ना? नाहिद ने चिल्लाकर कहा था। अजीमा की आंखों में बेयकीनी सी फैलने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दूध का गिलास तो मुझे। उसकी बात ही अधूरी रह गई। खाला ने एकदम से आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। बकवास बंद करो। क्या मिलाया है तुमने दूध के अंदर? किसने कहा था तुझे दूध लेकर जा महक को देने का? इस घर में आए हुए तुझे एक दिन नहीं हुआ और आते ही अपनी चाल चलनी शुरू कर दी।
जान से मारने की कोशिश की है तूने मेरी बहू को। खाला की आंखें गुस्से से बरस रही थीं, वो चिल्ला रही थीं और अजीमा का दिल बैठा जा रहा था। उसका सर चकराने लगा। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? वो मुश्किल से बोली। बकवास बंद कर। मैं तुझे अपनी फैमिली में लेकर आई और तूने आते ही मेरी बहू की जान ले ली। वो जहर उगल रही थी। हवेली में एक हंगामा उठा हुआ था। ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा था। हसन नीचे जाकर महक को बाजू से उठाया और अगले ही पल वो हैरान रह गया। नहीं, वो महक पर झुका, पागलों की तरह उसको सांस देने की कोशिश करते, उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जा सकता था। भाभी की सांसें रुक गई हैं, वो मर गई हैं। ये नाहिद की आवाज थी जो अजीमा की टांगों से जान निकालने लगी। खाला एकदम से उसके पास आई। थप्पड़ से मार मार कर उन्होंने अजीमा का चेहरा लाल कर दिया। वो बेजान अंदाज में पिटती रही। उसको अपनी सफाई देने की भी ताकत नहीं रही थी। वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गई थी। ये बात उसको समझ में आ गई। अचानक से खाला को उसमें क्या नजर आया? वो उसको उठाकर अपनी हवेली ले आई। साथ इतना प्यार क्यों किया उन्होंने? अजीमा से दूध का गिलास, जिसको वो खुद महक के कमरे में नहीं पहुंचा सकती थी कि कहीं वो सबकी नजरों में नहीं आए। अजीमा उनके लिए बहुत आसान मोहरत थी। तो अब क्या होगा मेरे साथ? क्या मेरी सारी जिंदगी जेल में कटेगी? सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए ढूंढ लाई हुई निगाहों से उसने सबको देखते वो बस यही सोचे जा रही थी। हसन महक की बेजान लाश को उठाकर हवेली से बाहर भाग रहा था। उसको डॉक्टर को दिखाना चाहता था, पर सब जानते थे ये सब बेकार है। खाला उसको मार मार कर थक चुकी थी। वो वहां से पलट कर गई तो वो ऐसे ही दरवाजे की चौखट पर बैठी रही। अब कहाँ जाती? कोई आसरा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ आधे घंटे बाद हसन वापस आ गया था। डॉक्टर ने लाश देखते ही मौत के बारे में बता दिया। वो अंदर ऐसे दाखिल हुआ जैसे आज ही अजीमा की जान ले लेगा। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तुम्हारी महक के साथ क्या दुश्मनी थी? सिर्फ एक दिन में तुमने उसके लिए ऐसी कौन सी नफरत पाल ली? बताओ मुझे। वो आते ही एकदम से गरजकर उसकी तरफ बढ़ा था। अजीमा की सांसें रुकने लगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करिए, वो मुश्किल से बोली थी। आंखों से आंसू बहने लगे। बंद करो रोना। मैंने जो पूछा है वो बताओ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? हसन ने अजीमा की गर्दन अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ लिया। अरे इसलिए किया होगा, ऐसी लड़कियों को और क्या चाहिए होता है? दौलत और एक अच्छा पति, वो सब कुछ उसको तुम में नजर आया। बर्दाश्त नहीं हुआ इससे कि तुम किसी और के पति हो। यहाँ आते ही इसने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। मेरी ही गलती है, ऐसी गंदी नाली में पड़ी हुई इंसान को उठाकर मैं अपने घर पर ले आई। खाला एकदम से चिल्लाकर बोली थी। सब उसके खिलाफ बोल रहे थे। अजीमा के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। इसके बावजूद वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी। पुलिस के हवाले करो इसको, बल्कि मैं खुद बुलाती हूँ पुलिस को। खाला पलटी थी। नहीं मम्मी, रुक जाइए। इसने मुझसे शादी करने के लिए सब कुछ किया है ना? तो ठीक है, शादी करूंगा मैं इससे। जेल में तो शायद इसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर गुजर जाएगी, पर महक के मरने के जुर्म में जो कुछ भी मैं इसके साथ करूंगा, इसकी आत्मा तक कांप जाएगी। सख्त पथरीली आवाज में बोलते वो 2 कदम पीछे हटा। अजीमा ने बेयकीनी निगाहों से उसको देखा। लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, उसकी शर्ट के सामने के 2 बटन टूट गए थे। वो नफरत में डूबा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, वो एक बार फिर से बोली, और इस बार भी उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। वो ताकतवर लोग थे और उन सब के नजदीक वो एक बेजान थी। ये सब कुछ करने वाली वही थी। खाला बुरी तरह बौखला गई। इस लड़की की इतनी औकात नहीं है कि तुम इससे शादी करो। मैं इसको वापस वहीं पर फेंक दूंगी जहां से लाई थी। उन्होंने बेटे को समझाना चाहा, पर उसने अजीमा को बाजू से पकड़ लिया। और इस कमरे से तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक महक का जनाजा नहीं उठ जाता, और उसके अगले दिन ही मैं तुमसे निकाह करूंगा। अपनी मौत का इंतजार करो। एक झटके से उसको कमरे के अंदर धकेलते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। ठंडे फर्श पर वो जोरदार अंदाज में गरज गई। हैरान निगाहों से बंद दरवाजे को देखते उसका दिमाग बंद हो रहा था। बाहर खाला अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सारी चाल उल्टी पड़ गई। उनको तो बहू नापसंद थी,
वो अमीर घराने से थी और हसन की पसंदीदा थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटा हाथ से निकल जाए, इसलिए उन्होंने उसको मारने के लिए प्लान बनाया और वो कामयाब भी हो रही थी। पर ये हसन, उन्होंने झुंझलाकर बेटे को देखा जो महक के जनाजे के इंतजाम करने में लगा हुआ था। लाख समझाने के बावजूद भी हसन अपने फैसले से पीछे नहीं हटा था। पुलिस को भी उसने किसी तरह से टाला। कोई नहीं जानता, वो मेरी मुजरिम है और उसकी सजा उसको मैं खुद दूंगा। खाला के समझाने पर उसने दो टुक अंदाज में कहा था और जनाजे के अगले दिन ही उसने कमरे का दरवाजा खोला। वो सामने बेड से टेक लगाकर बैठी हुई थी। खामोशी से इन 3 दिनों में उसको किसी ने खाने तक का नहीं पूछा। पानी भी शायद वो बाथरूम के नल से पीती रही थी। उसमें उठकर रहम की भीख मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। तो फिर तैयार हो तुम मुझसे निकाह करने के लिए? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ मैं। मौलवी आ गया है, कमरे से बाहर निकल आओ, चबा चबा कर कहते वो उस पर निगाहें जमाकर खड़ा था। अजीमा ने मुश्किल से अपनी पलकें उठाकर देखा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। 3 दिन की भूख ने अब उसकी सारी हिम्मत छीन ली थी। शब्द भी मुश्किल से उसके होठ से निकले थे। हसन ने कड़वाहट से सर को झटका। जाने दूंगा जरूर, पर अपना बदला लेकर वो उल्टे कदम पलट गया। नाहिद उसको बाजू से पकड़कर बाहर ले आई। खाला बहुत बेचैन थी, पर उनके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं था। एक चाल नाकाम हुई, वो अगली चाल चलने लगी। निकाहनामे पर दस्तखत करते ही अजीमा के हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। उसको मेरे कमरे में लेकर जाओ। निकाह होते ही हसन ने नाहिद को हुक्म दिया। नाहिद उसको खामोशी से हसन के कमरे में छोड़ आई। उसको बड़े आलिशान कमरे के बेड पर बेजान अंदाज में बैठाते अजीमा ने पहली बार घर वालों से शिकायत की, क्या मेरे नसीब में यही सब कुछ था? इससे तो अच्छा था कि मैं अनाथ आश्रम में ही रहती। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बेड के साथ टेक लगाकर नीचे जमीन पर बैठकर रोते रोते उसको घंटा गुजर गया, या शायद 1.5 घंटा। जब दरवाजा हल्की सी आहट के साथ खुला, एकदम से वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अंदर दाखिल होने वाला हसन था। उसके पीछे एक नौकर भी दाखिल हुई। नौकरानी के हाथ में खाने की एक प्लेट थी। वो प्लेट टेबल पर रखकर उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गई और जाते वक्त दरवाजा भी लॉक कर गई। खाना खा लो और उसके बाद जाकर अपना मुंह धोकर आओ। तुम पर इतना रहम खाने का दिल तो नहीं, पर क्या करूं, मेरी फितरत ऐसी नहीं है कि मैं किसी को उसकी कमजोरी हालत में इस्तेमाल करूं। सांस लेने के काबिल बनो, तभी तो तुम्हारी सांसें छीनूंगा मैं। पथरीले अंदाज के लहजे में कहता वो चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। अजीमा ने प्लेट की तरफ देखा। 3 दिन की भूख जाग उठी थी। जमीर गवारा नहीं कर रहा था, पर वो भूख से बड़ी जालिम चीज और कोई नहीं। अजीमा को इस बात का अंदाजा हुआ। उसने हैरत से खुद को खाने की तरफ जाते और फिर प्लेट से जल्दी जल्दी चावल उठाकर खुद को निगलते हुए देखा। प्लेट में कुछ निवाले गए तो उसको अपनी बेबसी का एहसास हुआ। प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपकी बीवी को सहर नहीं दिया था। वो दूध का गिलास तो मुझे खाला ने दिया था। प्लेट टेबल पर रखते वो पलटकर उसकी तरफ देखकर बोली थी। सोफे पर बैठे उसने टांग पर टांग जमा रखी थी। हाथ सोफे की पीठ पर फैलाकर रखा था। हसन के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ लम्हे बाद कहोगी वो दूध का गिलास तुम्हें नाहिद ने दिया था, फिर कहोगी किसी और ने दिया था, उसमें जहर मिलाया, फिर कहोगी कि ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो जो मैं तुम्हारी इन सारी बातों को सच मानूंगा? सच तो ये है कि जो जुर्म तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मैं दूंगा। मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के भी हवाले कर सकता था, पर महक मेरा प्यार थी। मैंने उससे पसंद की शादी की थी। अब घर वालों की नाराजगी और दखल अंदाजी के बावजूद, और तुमने कैसे इतनी आसानी से मुझसे उसको छीन लिया। पैसा चाहिए था तो, दौलत चाहिए थी तो, वो तो तुम्हें वैसे भी मिल जाती। तरस खाकर माँ तुम्हें हवेली में ले आई थी ना, तो फिर क्यों किया तुमने ये सब कुछ? वो अचानक गुर्राकर बोला था। अजीमा के हाथ से प्लेट छूटकर नीचे जा गिरी। यहाँ सारी सफाई बेकार थी। वो जानती थी कि ये इंसान उस झूठ पर यकीन कर चुका है जो बड़ी सफाई से उसके सामने पेश किया गया था। वैसे ही जमीन पर बैठती चली गई और वो सोफे से उठकर उसके पास आया था। अच्छा, तुम्हें सारी उम्र
इसी तरह ज़मीन पर ही बैठना है, तुम्हारी यही औकात है। वो रो रही थी, माफ़िया मांग रही थी उस जुर्म की जो उसने किया ही नहीं था, पर वो उसको अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हसन की नफरत भरी शिद्दत उसके वजूद पर निशान छोड़ने लगी। वो जितना तड़पती, वो उतना ही उस पर भड़कता था। न जाने कितनी देर वो कमरे में मौजूद रहा, अंदाजा नहीं कर सकी। जिस वक्त वो दरवाज़ा बंद करते बाहर निकला, अजीमा का दिमाग सुन पड़ने लगा। उसने हवेली की एक पुरानी नौकरानी को छोड़कर बाकी सब नौकरानी को छुट्टी दे दी थी। सफाई सुथराई से लेकर खाने बनाने तक का सारा काम वो खुद करती थी। उसके बावजूद उसके लिए निजात नहीं थी। खाला को डर था कि कहीं उनका राज फाश नहीं हो जाए। वो उठते बैठते उसके चक्कर लगाती। हवेली में उसकी कोई इज्जत भी नहीं थी। नौकरानी को भी उससे कुछ ज्यादा ही इज्जत से बात की जाती थी। वो दिन भर बैल की तरह काम करती, सबकी बातें सहती और रात होते ही एक नई तकलीफ उसका इंतजार कर रही होती। उसको समझ नहीं आता था कि अगर हसन को उससे इतनी नफरत है तो वो हर रात उसके पास क्यों आता था। वो हर रात आखिरी काम खत्म करके थके और टूटे हुए बदन के साथ जिस वक्त कमरे में दाखिल होती, वो इसका इंतजार करता। कपड़े बदल के आओ, उसका हुक्म मिलते ही वो खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती। दिन भर की थकावट, पसीना और मसाले की बदबू वाले कपड़े हसन को पसंद नहीं थे, तो अलमारी से लटका कोई चमकीला भड़कीले से कपड़े पहनकर आती और उसके बाद एक बार फिर वो अपनी किस्मत का सोग मनाती थी। न जाने कितनी देर वो उसको परेशान करता, कभी अपनी टांग दबवाता, कभी सर, और कभी बेकार में उसकी सोने पर पाबंदी लगा देता। जागती रहो, जितनी बार भी मेरी आँख खुलेगी, अगर तुम मुझे सोई हुई मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह महक को तुमने मारा है, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी ही मौत जैसी बना दूंगा। वो हर रोज एक नई सजा उसको देता। वो हर सजा को खामोशी से बर्दाश्त करती। शायद ये जुल्म और सितम यूं ही जारी रहता अगर एक सुबह उसको अपने वजूद में कुछ बदलाव नहीं महसूस होता। तो सुबह के वक्त से ही उसका सर भारी हो रहा था। कितनी बार वो चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। खाला की टटोलती हुई निगाहों ने अंदाजा कर लिया था कि कुछ न कुछ तो अनोखा जरूर है। नाश्ता लेकर आओ। अजीमा, कितनी देर लगा दी है आज तुमने। नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे खाला ने उसको आवाज दी थी। हसन ऑफिस जाने के लिए तैयार था, सिर्फ अपनी चाय का इंतजार कर रहा था। जिस वक्त वो ट्रे में उन सबका नाश्ता और चाय लेकर किचन से बाहर निकली, सर चकरा रहा था और सामने पड़े अंडे और चाय की उठती खुशबू से उसका दिल पूरी तरह से मतलने लगा। नाश्ता टेबल पर रखते अचानक से उसको जोरदार उबकाई आई। मुंह पर हाथ रखते वो उल्टे कदम बाथरूम की तरफ भाग गई थी। ये सब क्या है? अजीमा माँ बनने वाली है क्या? खाला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आवाज में नफरत थी। नाहिद और सब ने एकदम से सर घुमाकर हसन की तरफ देखने लगी, जिसने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का मग वापस रख दिया था। चेहरे के असर सख्त थे। मेरा बेटा तो इस जैसी लड़की को मुंह भी नहीं लगा सकता। जरूर किसी का गुनाह लेकर आई है ये। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं इस लड़की को लेकर इस हवेली में आई थी। मेरी नजरों के सामने आई तो मैं इसकी जान ले लूंगी। बद किरदार है ये। खाला ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। बाथरूम में वॉश बेसिन पर झुकी हुई अजीमा का वजूद जैसे कोई काट रहा था। तकलीफ अपनी जगह पर जो कुछ खाला के शब्द थे वो अंदर ही अंदर उसको सुलगा रहे थे। खुद को संभालती वो वॉशरूम से बाहर निकली। किसी का गुनाह ये कैसे हो सकता है? ये आपके बेटे ने निकाह किया था मुझसे, हर रात वो कमरे में आता था। आप ये सवाल इनसे करिए कि गुनाह है या फिर उनके कर्मों का फल। उसने पहली बार आवाज उठाई थी और ये आवाज भी अपने वजूद में पलती उस नन्ही सी जान के लिए थी। हसन ने गहरी सांस ली थी और अपनी कुर्सी धकेलता हुआ खड़ा हुआ। बंद कर दो ये ड्रामा। खुद को मेरी बीवी समझने की गलती मत करना। तुम अजीमा हो, महक नहीं। तेज निगाहों से उसको देखते हुए पलटकर हवेली से बाहर निकला। अजीमा ने बेयकीनी निगाहों से उसको जाते हुए देखा। आखिर वो इस तरह कैसे कर सकता था? वो दूध पीता बच्चा तो नहीं था जिसको अंदाजा नहीं है कि जो ताल्लुक वो अजीमा से बना रहा था उसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता था। देखा, थूक कर चला गया मेरा बेटा तुम्हारे चेहरे पर। अब अपनी औकात में रहो। दवाइयाँ मंगवा कर दे रही हूँ, खाओ और इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। बेकार में हमारे सर पर ये गुनाह थोपने की जरूरत नहीं है। वो तड़प कर मुड़ी। गुनाह नहीं है ये, आपके बेटे की औलाद है।
और मैं इसको खत्म नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को मुझसे इतना ही मसला है तो क्यों किया था हसन से निकाह? वो एकदम से फूट पड़ी और जवाब में खाला एक बार फिर से उस पर चढ़ गई। उसकी तबीयत का एहसास किए बिना उन्होंने उस पर थप्पड़ पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एहसास हुआ इस हवेली में आकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। आखिर वो क्यों इन लोगों के हाथों खिलौना बनकर रह गई थी? वो अकेली होती तो शायद सारी उम्र ये दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करती रहती, पर अपनी मासूम औलाद के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। शाम के वक्त खाला ने दवाइयों का लिफाफा उसके कमरे में भिजवा दिया। कपकपाते हाथों से अजीमा ने वो गोलियां उठा के देखी। वो प्रेगनेंसी को जाया करने वाली गोलियां थीं। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। जब उन्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने महक का कत्ल नहीं किया, मैंने उसको नहीं मारा, फिर भी मैंने बहुत सजा भुगत ली है। अपनी चादर ओढ़ते उसने पहली बार हवेली में से चोरी की थी। खाला की अलमारी में से कुछ रकम चुराते हुए रात के अंधेरे में हवेली से बाहर निकल आई। किसी ने उसको देखा नहीं था। वो रात के अंधेरे में ही नजदीकी शहर के हंगामे में गुम हो गई। एक के बाद एक फ्लैट बदलते उसने कितने झूठ बोले, कितनी बार अपनी पहचान बदली, ये सिर्फ वही जानती थी। किस्मत अच्छी थी कि उसको अच्छे लोग मिले। किसी ने उसकी कोख में पलती हुई उस मासूम जान के हवाले से सवाल नहीं किया। और जिस वक्त सरकारी अस्पताल में उसने आरजू को जन्म दिया, उसने एक फैसला कर लिया था, मेरी जिंदगी अब इसी के साथ गुजरेगी, बाकी अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। आरजू को अपने सीने से लगाकर उसने उसका माथा चूमा, उसके बाल छुए, बिल्कुल हसन की तरह थी। आरजू के पैदा होने के बाद उसके मालिक मकान की डेथ हो गई तो उसने मजबूरन वो घर छोड़ दिया। और फिर उसकी असली मुसीबत शुरू हुई और उसको पालने के लिए उसको नौकरी करनी थी और एक जगह रहने की भी चाहिए थी। कई जगह धक्के खाने के बाद आखिरकार उसको मदीहा आंटी का घर मिला था, जिनकी ऊपर की मंजिल किराए के लिए खाली थी। मदीहा आंटी ने उसकी मुश्किल समझ ली थी। नन्ही सी आरजू को गोद में उठाकर उन्होंने अजीमा के सर पर हाथ रखा। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी बेटी, तुम कहाँ से आई हो, ये बच्ची किसकी है? तुम ऊपर के हिस्से को किराए पर ले लो, मुझे वक्त पर किराया दे देना। मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं आरजू को संभाल लिया करूंगी। ये ऑफर अजीमा के लिए किसी बड़ी मेहरबानी से कम नहीं थी। अब वो आरजू को उनके पास छोड़कर नजदीकी के स्कूल में नौकरी करने के लिए चली जाती थी। जिंदगी एक रूटीन पर आने लगी थी, सब कुछ सेट होने लगा था। अजीमा को लगा था कि किस्मत अब की बार उस पर मेहरबान है, शायद वो सुख से गुजार लेगी। पर वो साया वापस पलटकर आ गया। हसन, जो एक बार फिर उसकी दुनिया तबाह करने वाला था। अगली सुबह मदीहा आंटी के दरवाजा खटखटाने पर उसने खामोशी से दरवाजा खोला। क्या बात है, तुम आज स्कूल नहीं गई और ना ही तुम आरजू को मेरे पास लाई? वो सुबह टटोलती हुई निगाहों से उसका जायजा ले रही थी। अजीमा ने दुपट्टा अपने गले पर फैलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए आज छुट्टी कर ली है। उसकी आवाज में नमी उतर आई थी। मदीहा आंटी ने गहरी सांस ली। कल रात तुम्हारे फ्लोर पर कोई आया था, दरवाजा मैंने ही खोला था। उस इंसान ने कहा कि वो तुम्हारा पति है और तुम्हें ले जाने के लिए आया है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं था। मदीहा आंटी की बात पर वो एकदम चौंक गई थी। उसने कहा कि वो मुझे नहीं ले जाने आया। उसने बात को दोहराया। उन्होंने सर हिला दिया। खतरे की घंटियां अजीमा के अंदर बजने लगी। नहीं, मुझे नहीं ले जाने आया। वो यकीनन अपनी औलाद को ले जाने आया होगा। मुझ में उसको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। शायद वक्त गुजरने के साथ उसको यह एहसास हो गया कि मैं उसकी औलाद को न जाने कहाँ पर रख रही हूँ, कैसे पाल रही हूँ। अपनी औलाद और शानदार स्टेटस के बिना अपनी औलाद को पालते हुए देखना आसान नहीं होगा न उस इंसान के लिए। क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो? आंटी ने उसका कंधा हिलाया तो वो एकदम से जैसे होश में आई थी। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं अभी आती हूँ। बस आप आरजू को कुछ देर के लिए अपने पास रख लीजिए। वो बौखलाकर पलटी थी। आंटी ने हैरत भरी नजरों से उसको देखा। आखिर उसको अचानक क्या हो गया था? पर वो अजीब बेचैनी का शिकार हो गई थी। हसन रात जिस खामोशी से आया था, सुबह उजाला फैलने से पहले इसी खामोशी से वापस लौट गया। अगर वो रात होश में होती तो यकीनन उससे उसका आने की वजह पूछती, पर वो तो पूरी रात बेहोश रहने के बाद सुबह में जागी थी। चादर ओढ़ते वो तेजी से अपने पोर्शन से नीचे उतर आई। उसका रुख अपने स्कूल की तरफ था। अच्छा हुआ
आप आ गई मिस अज़ीमा। हमें आपको ये खबर देनी थी कि बदकिस्मती से अब आप स्कूल में और नौकरी नहीं कर सकती। हमने एक नई टीचर अपॉइंट करनी पड़ रही है। स्कूल की असली मालिक की तरफ से सख्त ऑर्डर हैं, इसलिए बदकिस्मती से आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। प्रिंसिपल शर्मिंदा से लहजे में कह रही थी। अज़ीमा ने सर हिलाया। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, वो अच्छी तरह से जानती थी। ऊपर से आने वाले ऑर्डर किसके थे और बैठे-बैठे उसके हाथ से ये नौकरी क्यों चली गई थी। वो इतनी कम अकल तो नहीं थी कि समझ नहीं पाती क्या मसला है। खैर, कोई मसला नहीं, आप मुझे मेरी बकाया सैलरी दे दीजिए। प्रिंसिपल ने पहले ही उसका लिफाफा तैयार कर रखा था। अजीमा के कहने पर लिफाफा दराज में से निकालकर उन्होंने उसके हवाले कर दिया था। मैं पूछ सकती हूँ कि हसन आपका क्या लगता है? प्रिंसिपल के मुंह से ये सवाल सुनते ही अजीमा का दिमाग सुन हो गया। वो यहाँ तक आ गया था, वो हर जगह था, लेकिन आखिर अब वो उसके पीछे क्यों आ रहा था? अजीमा को समझ नहीं आ रही थी। अपनी सैलरी उठाकर वो तेजी से स्कूल से बाहर निकली। उसको अपनी नई रहने की जगह का बंदोबस्त करना था, ऐसी जगह जो हसन की पहुंच से भी दूर हो। अपना मोहल्ला छोड़कर वो दूसरे मोहल्ले में किराए के मकान का पता करती रही और एक जगह बात फाइनल करने के बाद एडवांस देते हुए वापस आई। उसको सिर्फ अपनी बेटी को घर से उठाना था और ये सब कुछ उसे रात होने से पहले पहले करना था। थकावट से उसका वजूद चूर चूर हो रहा था, पर दिमाग अजीब तरह के डर में जकड़ा हुआ था। उसके पास सिर्फ एक आरजू ही थी, तुम मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन सकते हसन। बहुत जुल्म कर लिया तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ, पर अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी बेटी को वो सब कुछ नहीं दूंगी जो मैंने सहा। वो अपने आप से वादा करती हुई रिक्शा से नीचे उतर गई थी, पर मदीहा आंटी के घर के सामने काले रंग की गाड़ी को खड़े हुए देखकर उसके कदमों के नीचे से जान निकलती हुई महसूस हुई। ये गाड़ी हसन की थी और वो उसके आने से पहले वहां मौजूद था। अजीमा का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा और आरजू इसके होठों से बेआवाज निकला था। वो एकदम अंधाधुन उनके घर की तरफ दौड़ी। मेन दरवाजा पार करके वो अंदर दाखिल हुई। उसको आरजू की किलकारियां दरवाजे के पास से ही सुनाई दे गई थीं। तेजी से अंदर की तरफ दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। एक पल के लिए हैरान रह गई। नीचे के हिस्से में मदीहा आंटी सामने सोफे पर बैठी हुई थी, पर वो अकेली नहीं थी। उनके सामने हसन भी बैठा हुआ था। उसके गोद में आरजू थी। वो उसको हवा में उछालता तो वो किलकारी मारकर हंसने लगती और हसन जिस तरह से उसको खिला रहा था, लगता था कि वो काफी देर से यहाँ पर है। आरजू उससे अटैच हो गई थी। छोड़ दो मेरी बेटी को। किसकी इजाजत से उठाया है आपने उसको? ये सिर्फ मेरी बेटी है। मैंने कल रात भी कहा था कि कोई हक नहीं है आपका मेरी बेटी पर। वो एकदम तड़प कर आगे बढ़ी थी। हसन की गोद से आरजू को छीनकर अपने सीने से लगाते हुए उसने एक नफरत भरी निगाह हसन पर डाली थी। वो गहरी सांस लेता हुआ सोफे से उठकर खड़ा हुआ। क्यों कर रहे हैं आप मेरा पीछा? सजा देकर दिल नहीं भरा क्या? मैंने चिल्ला चिल्लाकर आपसे कहा था कि मैंने महक का कत्ल नहीं किया, और अगर आपको मुझसे बदला लेने का इतना ही शौक था तो मुझे पुलिस के हवाले कर दे, वो खुद तहकीकात कर लेगी। आप कौन होते हैं ऊपर वाले बनने वाले? वो रो पड़ी, पर और जवाब देने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। मदीहा आंटी खामोशी से उठकर चली गई। हसन ने गहरी नजरों से सामने खड़ी हुई लड़की को देखा, जिसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। यहाँ पर आओ, मेरे पास बैठो। तुम मुझे कुछ कहने का मौका दोगी, तभी तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना। वो बोला तो उसकी आवाज में नरमी थी। उसने अजीमा का हाथ पकड़ना चाहा, पर वो एकदम से पीछे हट गई। मुझे हाथ मत लगाइए। नफरत है मुझे आपसे। जबरदस्ती मेरे वजूद से अपना हक वसूल करना आखिर कब खत्म करेंगे आप? वो फट पड़ी थी। देखो अजीमा, मुझे बात करने का मौका दो प्लीज। मैं अपनी बात क्लियर कर सकता हूँ। अब की बार मिन्नत से बोला था कि अजीमा ने सर उठाकर उसको देखा। मैं तुम्हारा इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि तुम पूरी जिंदगी भी मुझे माफ नहीं करो तो तुम हक पर हो। मैंने तुम्हें हर वो सजा दी जिसकी तुम हकदार नहीं थी। मुझे सच्चाई का पता लगने में वक्त लग गया और मैं हैरान हूँ कि मुझे इतना वक्त क्यों लग गया। शायद मैं जो अपने आप को अक्लमंद और मजबूत इंसान समझता था, मैं तो अंदर से खोखला निकला। मेरी नज़रों के सामने सब कुछ होता रहा और मुझे खबर ही नहीं हुई। उसकी आवाज़ में हल्की शर्मिंदगी उतर आई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं किसी को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ।
वो बोलते हुए पलटा और उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। अजीमा ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। उसको अभी तक हसन पे भरोसा नहीं हुआ था, पर अंदर आने वाली हस्ती को देखकर वो चौंक गई। वो हवेली की पुरानी नौकरानी थी, वही नौकरानी। इसके अलावा बाकी सब नौकरानी को निकाल दिया गया था। उन्होंने आकर अजीमा को सलाम किया। वो खामोश खड़ी रही। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी आंखों से आपके ऊपर जुल्म होते देखती रही, पर मैंने कुछ भी सच नहीं बताया। लेकिन मैं जानती थी, उस रात आपको दूध का गिलास देने वाली बड़ी मालकिन थी, आपकी खाला। मेरे सामने ही उन्होंने आपको दूध का गिलास दिया था। मैं कुछ दूरी पर मौजूद थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि ये सच्चाई मैं साहब को बता दूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब आपको वो घर छोड़ते हुए देखा, तो मुझे लगा ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैंने साहब को सारी सच्चाई बता दी। ये तब से लेकर अब तक आपको ढूंढते फिर रहे हैं। नौकरानी ने जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी कर ली। अजीमा की आंखों में नमी और तकलीफ एक साथ आई। इतना टाइम लग गया था उसको ये सच जानने में। ये सच अगर उसको जल्दी पता चल जाता, तो उसके हिस्से में बदनसीब दिन नहीं आते जब वो दर्द की तेजी से तड़पती रही थी। ठीक है, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। हसन ने मुड़कर नौकरानी को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। वो सर झुकाकर पलट गई। मैं सच्चाई नहीं जानता था अजीमा, महक मेरी मोहब्बत थी। ये सच है कि उसकी मौत ने मुझे तकलीफ दी। मैं सचमुच तुम्हें गुनहगार समझता था, इसलिए तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया। जिस दिन मैंने इस बच्चे को अपनाने से मना किया, उस दिन पहली बार मुझे मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ दिया। ऑफिस में मुझे एक पल भी सुकून नहीं आया। मुझे लग रहा था कि मुझ में और एक बुरे इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने अपनी औलाद को अपनाने से मना कर दिया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इस रात जब मैं ऑफिस से वापस आया, तो मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं अब तुमसे बुरा सलूक नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखूँगा। प्यार ना सही, पर तुम्हें इज्जत तो दूंगा ही। आखिर में तुम मेरी औलाद को जन्म देने वाली हो। पर आगे नई खबर मेरा इंतजार कर रही थी। तुम घर छोड़कर चली गई थी। मुझे बुरा लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तुमसे एक बार फिर नफरत महसूस हुई, और तब नौकरानी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। पता है क्या हुआ? जब मैंने माँ से ये सारे सवाल किए, तो उन्होंने बड़ी तसल्ली से सब अपना लिया कि हाँ, उन्होंने ही महक को खत्म करना चाहा था। उन्होंने इनकार नहीं किया। यानी कि इस सारे खेल में बेवकूफ़ सिर्फ मैं था। वो सर झुकाए कह रहा था। तकलीफ उसके शब्दों से साफ दिख रही थी। अजीमा ने बेबसी भरी निगाहें उसके ऊपर डाली। तो फिर अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं सब कुछ भुलाकर आपको माफ कर दूं? वो तकलीफ से कह रही थी, और हसन ने अपना सर उठाया। हाँ, मैं तुमसे यही चाहता हूँ। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ हमारी बेटी के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, ताकि मैं इसके सर पर हाथ रख सकूं, इसको अपना नाम दे सकूं, अपनी पहचान दे सकूं। मैं जानता हूं कि तुम उसको पाल लोगी, उसका ख्याल भी रखोगी, लेकिन ये मेरे लिए डूब मरने की हालत होगी कि ये मेरी औलाद है। मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ऐसी हालत में ज़िंदगी गुजारे। तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया है अजीमा। तुम चाहो तो मुझे ज़िंदगी भर माफ़ मत करना, मुझसे कभी ठीक तरीके से बात भी मत करना, पर प्लीज़ घर पर वापस चलो। माँ अब नहीं रहीं। 6 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। नाहिद वगैरह की भी शादी हो गई है। मैं अकेला हूँ। तुम्हारी वापसी का इंतज़ार है। सिर्फ एक बार मौका दे दो प्लीज़। अजीमा ने उसकी आंखों में नमी झलकती देखी। वो रुख मोड़ गया था। शायद मर्द रोते नहीं, उसे भी तो यही सिखाया गया होगा ना। अजीमा के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट बिखर गई। शुक्र था कि सारी हकीकत और सच्चाई उसके सामने आ गई थी। इस इंसान ने उसको बहुत तकलीफ दी थी, उसकी इज्जत के साथ उसके वजूद को भी चकनाचूर किया। पर अब वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, एक माँ थी। उसको अपनी नफरत, अपने गुस्से से आगे बढ़कर सोचना था। उसको अपनी बेटी के लिए सोचना था, जिसका बेहतर फ्यूचर अपने बाप के साय में ही था। गहरी सांस लेते हुए उसने आरजू को हसन की तरफ बढ़ा दिया। जो जख्म आपने मुझे दिए हैं, उन्हें भरने में तो वक्त लग जाएगा, पर मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ करूंगी। उसका लहजा मजबूत था। हसन की निगाहों में प्यार आ गया। ऊपर वाले ने मुझे बिन मांगे इतनी बड़ी दौलत दे दी, और मैंने इसकी कदर ही नहीं करी। शायद मैं कभी खुद को तुम्हारे काबिल ना बना पाऊं। आरजू को सीने से लगाए उसने अजीमा का हाथ पकड़ लिया था, जिसके अब की बार अजीमा ने छुड़वाने की कोशिश नहीं की। एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। उन दोनों के दिल जख्मी थे, वो दी हुई तकलीफों से छलनी थे।
पर वो हर चीज़ को भुलाकर मूव ऑन करने के लिए तैयार थे और यही उनकी खुशियों की पहली सीढ़ी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।